नमस्कार। खाड़ी युद्ध जारी है और इसमें सारी सूचनाएं सब आप लोगों को मिल ही रही होंगी। ईरान ने बहुत बड़ा, जो उसके हिसाब से उसे लगता है उचित है, युद्ध में तो सब उचित ही होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहावत भी है। तो उसने हॉर्मुज की खाड़ी, जो पर्शियन गल्फ, मतलब पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को जोड़ने वाला छोटा सा एक पानी का एक बॉडी ऑफ वाटर कह दीजिए, वाटर बॉडी, और जो लैंड बॉर्डर को अलग करता है और दो खाड़ियों को जोड़ता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जल डमरू मध्य हिंदी में कहा जाए, उसको उसने बंद कर दिया। अब बंद क्या कर दिया, वो ऐसे मानिए आप, मोटा मोटा सरल भाषा में, चूंकि मेरी आदत है थोड़ा कहने की, बात करने की, तो मोटा मोटा आप ऐसे मानिए जैसे कि गली के नुक्कड़ पे जिसका घर है वो वहां पे एक दो लाठी लेके और कुछ पत्थर लेके बैठ गया है और उसका धमकी ये है कि जो भी इधर से गुजरेगा उसको मारूंगा। तो समस्या अब ये है इसके लिए कि फिलहाल एक्सट्रीम यूज ऑफ फोर्स के अलावा जो एक अलग कार्य है वो युद्ध कला का एक कार्य है और स्ट्रेटजी बनाना, वो सब करना, जब तक वो एक्सट्रीम यूज ऑफ फोर्स ना हो तो ये समाधान फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा इसका, हॉर्मुज की खाड़ी खुलने का। और संक्षेप में कहें तो हमारे ऊपर इसमें पूरे दुनिया के देशों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। चाइना का तो करीब टोटल जितना यूसेज है उसका, जितना यूज करते हैं तेल, वो उसका करीब करीब 38% वहाँ से गुजरता है, वहाँ से आता है। हमारा भी 14-15% तेल वहाँ से आता है, तो उतनी हमें कमी हुई है। और लेकिन हमने 27 देशों से हम तेल खरीद रहे थे, अब 40 से कर दिया है बढ़ा के। अपने सोर्सेज को हमने बढ़ाया है, उसको जो सप्लाई बेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। गैस की समस्या ज़्यादा है, चूँकि गैस जो कतर और बहरीन से आती थी वो आनी करीब करीब बंद है। कल थोड़ी एक अच्छी खबर आई है कि 2 एक जहाज़ वहाँ से चले हैं। एक बात मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गैस की किल्लत और हाहाकार जो मचा हुआ है चारों तरफ, इसमें से थोड़ा-सा रियल है और थोड़ा-सा पैनिक है और थोड़ा-सा बनावटी है। बनावटी का मतलब है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये बात अपने आप में सही है कि जो क्राइसिस है उसको फ़ोर्सी करने में और उसको ठीक से मैनेज करने में कहीं न कहीं कमी हुई है। व्यवस्था जो है, जो हमारा सिस्टम है, सरकारी कहेंगे, कहीं न कहीं उसमें प्रॉब्लम हुई है। अगर 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो सारी चीज़ें सब क्लियर होती है, मालूम होता ही है कि दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर ये सब थोड़ा प्रचार तंत्र को एक्टिवेट किया जाता और थोड़ा-सा मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटर किया जाता, बुकिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाता, अफ़वाहों पर रोक लगाई जाती शुरू से, अफ़वाह तंत्र के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया जाता, तो शायद और बेहतर स्थिति हो सकती थी। और जो अभी कई दिनों से, 4-5 दिनों से जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और मीडिया भी जिसमें भरपूर सहयोग कर रहा है उसकी समस्या को जितनी है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाने में, तो ख़ैर वो काम है मीडिया का। अपोज़िशन भी इसमें अपने, जो है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि वो भी अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, वो भी उनका काम है। पॉलिटिक्स तो होती इसलिए है कि जब मुद्दा मिले तो अपना फ़ायदा उठाइए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था, ऐसा मुझे लगा। और जैसे ही अभी 2-3 दिन में जब ज़्यादा हाहाकार मचा और थोड़ा-सा इसमें हस्तक्षेप हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और 1-2 मैं देख रहा था जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से एक पीसी वगैरह हुई 2-3 लगातार, तो कुछ उसका प्रभाव पड़ा है। और जो पैनिक बुकिंग हो रही थी सिलेंडर्स की, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मल सिलेंडर बुकिंग 50 से 55 लाख है, और 13 तारीख को 88.5 लाख, बल्कि 88.8 लाख, यानी कि 1.5 गुने से भी ज़्यादा पैनिक बुकिंग, पूरी बुकिंग कराई गई। तो वो क्या है, जो 35 लाख ज़्यादा सिलेंडर बुक कराए जा रहे हैं, वो कोई खर्चा तो बढ़ नहीं गया रातों रात। वो लोग, होता क्या है कि जब मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, अफवाहबाजी चलती है, तो लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो शायद बुकिंग भी हो रही है, थोड़ा बहुत देर से मिल जा रही है, हो सकता है कल मिले ही ना, कल बुकिंग ही होना बंद हो जाए। तो हमारे यहाँ क्या, एक इंसान की आदत है कि सेविंग फॉर द रेनी डे की जो कहावत है कि भाई चलो कभी समस्या ना आ जाए, कोई इमरजेंसी के लिए बचाने की थोड़ी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो उसको चलते हुए होर्डिंग भी हो जाती है इसमें। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो आई वही आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग, जो कि इसको ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग करने लगे। और जो जगह जगह, कई जगह बरामदगियां हो रही हैं, एक जगह तो मैं देख रहा था 1000 सिलेंडर बरामद हुए हैं। अब ऐसे के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को एनएसए की कार्रवाई करनी ही चाहिए। ये तो शुद्ध रूप से अच्छा केस, बहुत बढ़िया केस है एनएसए का। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, और 2-4 कार्रवाई अगर हो जाएंगी, नज़ीर बन जाएगी, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि जहाँ मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों, राष्ट्रीय हित से जुड़े हों, वहाँ भी अगर धन लोलुप लोग, जिनको धन पशु कहा जाता है, अगर वो इस तरह से मतांध हो जाते हैं कि अपने थोड़े से फायदे के लिए वो समाज में व्यवस्था
क्रिएट करने तक पर उतारू हों तो फिर उनके विरुद्ध तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सख्त कार्रवाई होगी। अब इसमें ईसी एक्ट वगैरह की धाराएं लगा दी गई हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की, तो वो बहुत अपने आप में बहुत सख्त एक्ट है और उसमें जमानत वगैरह बहुत मुश्किल होती है। अब देखते हैं किस तरह बढ़ता है मामला। और मुझे उम्मीद है कि अब जब ये इसमें पीएमओ हस्तक्षेप कर गया, पता चला माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी डेली मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, तो इसका समाधान खाड़ी युद्ध का तो नहीं लग रहा है, वो तो दूर चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन हमारा जो सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस जो था, डिसरप्शन जो हुआ था, उसका समाधान किसी हद तक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आज का जो आपसे विमर्श करने का जो मेरा उद्देश्य है, वो तात्कालिक समस्या तो है ही है। एक उद्देश्य उससे ज़्यादा ये है कि हम लोग ये समझें, एक जागरूक नागरिक होने के हैसियत से, कि अगर अभी तो एक 33 किलोमीटर की एक वाटर बॉडी, एक जलडमरू मध्य एक स्ट्रेट बंद हुआ है। छोटा सा इतना सा हिस्सा एक समुद्र का बंद हुआ है। सारा व्यापार समुद्र से होता है, ये सब लोगों को पता है। तेल सब बाहर से आता है, ये भी आपको पता है। और भी बहुत सारे ट्रेड आना जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहता है। पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो पूरा विश्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको पक्का बना के उसको बेचते हैं। तो अगर कल को ऐसा 4, 6, 8 जगह हो गया और सो सप्लाईज अभी तेल की 14-15% बाधित है, अगर वो 60, 70, 80% बाधित हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास भी एक हॉर्मुज है, मलक्का का जो स्ट्रेट है अंडमान निकोबार से ऊपर बर्मा के बीच में, वो भी छोटा सा एक बॉडी है वाटर की, और वहां पे हम डोमिनेट करते हैं। हमारी इस डोमिनेंस को लेकर चाइना चिंतित रहता है और इसीलिए चाइना ने सीपैक बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो इसीलिए से है। और जो उसका BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, वो भी इसी वजह से उसने बनाया था। तो वो हमसे लेके चिंतित रहता है कि अगर कल को हिंदुस्तान, इंडिया इस तरह से लेके बैठ गया। वैसे हम लोग की कभी इस तरह की पॉलिसी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो जिस तरह की हालात बन रहे हैं वर्ल्ड में, तो सभी को अपनी अपनी सुरक्षा का अधिकार है और ध्यान रहना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हालात है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति बनती जा रही है। सुधरने के बजाय जो 21वीं सदी में होना चाहिए था कि जो पिछले 100 वर्षों में 2 विश्व युद्ध हुए, उससे बेहतर स्थिति में हम जाते, बेहतर के बजाय वो खराब स्थिति होती जा रही है। तो पता नहीं है कि कल क्या हालात बनते हैं। अगर कहीं ऐसा ना हो कि 5, 7, 10 जगह ऐसे चौक पॉइंट्स बन गए, फिर क्या हालात होगी और हमारी उससे निपटने की क्या तैयारी है, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मेरा मन हुआ, मेरी इच्छा हुई कि मैं इस बारे में बात करूँ। अगर आपको लगे तो इसको पूरी देखिए आखिर तक। बहुत मैंने कोशिश की है रिसर्च करके कि थोड़ा डाटा भी लाऊं, आंकड़े भी लाऊं, और आप इसको रोचक बनाओ, ना केवल रोचक बनाओ बल्कि इन्फॉर्मेटिव बनाओ। तो जो ऐसे हमारे छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठते हैं बच्चे, उनके लिए वो UPSC हो या पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का हो या कोई और भी परीक्षाएं हैं, इंटरव्यू हो, ऐसे हो, ग्रुप डिस्कशन है, उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, करंट टॉपिक है। इसकी तैयारी करें, देखें, अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब कराइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अगर और भी कठिन हालात हो जाते भविष्य में, तो हमने ऐसा क्या किया है। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी तो हम चौथे नंबर पे हो गए हैं, कुछ दिनों बाद 3 पे हो जाएंगे। अब शायद ये युद्ध वगैरह जो हुआ है, इससे कुछ देर होगी, झटका तो लगता ही है। GDP में भी प्रॉब्लम आएगी और हमारी विकास यात्रा भी कहीं ना कहीं झटके खाएगी। फिर भी हम साल 2 साल में 3 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। हालांकि उसके बाद सेकंड और फर्स्ट के लिए बहुत लंबा सपना हो जाएगा, बहुत दूरी की बात है। तो अभी थर्ड की बात करते हैं। जब इतना बड़ा एक देश, 140 करोड़ लोग, और जोग्राफिकली अगर एरिया वाइज देखें तो 6, 7वां नंबर हमारा वैसे भी आता है। इतने सारे लोग, इतनी विविधता भरा देश, एक एम्बिशियस मुल्क, जहां हम सोच रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे और हमारी अपनी इतनी समस्याएं, तो उसमें हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता, ऊर्जा के बिना कोई डेवलपमेंट होता नहीं। कोई भी फैक्ट्री चलेगी, यातायात चलेगा, हमारे घर के संसाधन चलेंगे, मशीनें चलेंगी, तो वो ऊर्जा के बिना चलती नहीं है। वो ऊर्जा चाहे तेल हो, गैस हो, या बिजली हो, या कोयला हो, बैटरी हो, जो भी है, चलना वो ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, और काफी वृद्धि होगी, ये पक्की बात है। तो हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऊर्जा की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितने के सीमाओं की सुरक्षा। क्योंकि अगर पूरे हमारी जो देश की किलाबंदी है, जो आगे बढ़ने का जो हमने रास्ता तय किया है और जो उसकी किलाबंदी हम करके चल रहे हैं, अगर उसमें एक भी दीवार कमजोर पड़ी, चाहे वो आर्थिक किसी मामले में हो, चाहे ऊर्जा की सुरक्षा हो, चाहे इंटरनल सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा, या बाहरी सीमाओं की हमारी सुरक्षा, कहीं भी अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, कहीं भी अगर दिक्कत पड़ी, तो फिर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के लिए एक तरह से कहिए नुकसानदेह सिद्ध होगी। तो हमारी जो खाड़ी की मैं बात कर रहा था, तो हमें जो खाड़ी युद्ध से एक सबक मिला सीखने के लिए, वो ये मिला कि हम इसके एनालिसिस करें कि हमारे हालात क्या हैं ऊर्जा के बारे में। हमारे पास तेल बहुत ज़्यादा नहीं है अभी जो स्थिति है।
करीब 15-16% हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी आवश्यकता का, बाकी 80-82-85% हम इंपोर्ट करते हैं। गैस भी हम करीब 40-45% प्रोड्यूस करते हैं, 55-60% गैस हमारी इंपोर्ट होती है। नए-नए वैसे क्षेत्रों में प्रयास हो रहा है, रिसर्च चल रही है, एक्सकवेशन चल रहे हैं, डिस्कवरीज का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इधर कोशिश की जा रही है कि अंडमान निकोबार में ग्रेटर निकोबार करके एक प्रोजेक्ट भारत सरकार लाई है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो कभी बात करेंगे बाद में, वो अलग एक वीडियो का पूरा सब्जेक्ट मैटर है कि किस प्रकार से वो हमारी सुरक्षा को प्रभावित करेगा स्टेट ऑफ मलाका में, और कैसे हमें फ़ायदा होगा उससे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए तो सैंक्शन भी हो गए उसमें। कुछ विपक्षियों ने उसमें रोड़े अटकाने का प्रयास किया, और एनवायरनमेंट के नाम पे जैसे होता है यहाँ पर एनजीओज को खड़ा करना, वो सब विरोध कराना, वो सब तमाशा शुरू किया गया, लेकिन वो अब सारी क्लियरेंसेज हो गई है। उसका एक पार्ट ये भी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन भी है। वहाँ पर कुछ संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद निकोबार कोस्ट जो है हमारी तट, निकोबार का जो तट है वहाँ का समुद्री तट है, वहाँ पे शायद हाई क्वालिटी, जिसको लाइट एंड स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसकी उम्मीद है मिलने की। और जिस संख्या में अभी अनुमान लगाया गया, बहुत ही बेसिक है, ये बेसिक चीज़ है, बहुत ही प्रारंभिक अनुमान है, अगर उतनी मात्रा में मिल गया तो फिर हमें इन सब चीज़ों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये खाड़ी में क्या हो रहा है और वहाँ पे ये सब की दिक्कत खत्म हो जाएगी, और काफ़ी हद तक हम नज़दीक पहुँच जाएंगे अपनी खपत के। खैर वो दूर की बात है। अभी सरकार ने क्या किया और क्या कर रही है, खासकर पिछले 10-12-15 सालों में, हाल के जो रिसेंट पास्ट रहा है उसमें क्या क्या हुआ है, तो एक तो आप लोगों को पता चला होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ना पता रहना चाहिए, हमारे आसपास ये बातें सब आप कनेक्ट भी कर लेंगे इनको। एथेनॉल एथेनॉल मिक्सिंग का जो कार्यक्रम था ब्लेंडिंग करने का, तो उसको बोलते हैं ईबीपी, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये 2001 में शुरू हुआ, और 2001 से, लेकिन इसका शुरू तो हो गया था, बस प्रोग्रेस इसकी बहुत स्लो थी। 2014 का अगर हम देखें तो मात्र 1.5% था, और 2014 में हमने लक्ष्य बनाया कि इसको हम 20% तक ले जाएंगे, और 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सौभाग्य से ये लक्ष्य हमने 2025 में प्राप्त कर लिया कि 20% का एथेनॉल का मिक्सिंग पेट्रोल में करते हैं। उससे हमारा फायदा क्या हो जा रहा है कि 4.5 करोड़ बैरल लगभग तेल बच रहा है, 45 मिलियन बैरल्स। ये करीब करीब हमारी जो टोटल खपत है उसका 1/6 होता है। कितनी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारी बच जा रही है। और समस्या सबसे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी ऊपर दूसरे के ऊपर निर्भरता कम हो रही है हमारी। एक चीज ये हुई, पॉजिटिव बताना चाह रहा हूँ मैं, समस्या तो है ही अपनी जगह जहां भी है, और जैसा मैं कह चुका हूं कि समस्या का समाधान भी होगा, जल्दी होगा, लेकिन अगर इससे भी बड़ी समस्या होती तो क्या होता, या अगर ये सब ना किया जाता तो क्या होता, इस पर भी गौर करने की बात है। जैसे हम कह देते हैं कि साहब दिल्ली एनसीआर में या बड़े महानगरों में बहुत ट्रैफिक है, तो प्रयास भी तो हुए हैं, मेट्रो बनी है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, अगर वो मेट्रो ना बनती तो क्या होता, फ्लाईओवर ना बनते तो क्या होता, क्या कभी इस बारे में सोचा गया? तो थोड़ा हिसाब तो, अकाउंटिंग तो उनकी भी करनी पड़ेगी। सोचना तो ये भी पड़ेगा कि अगर ये भी ना होता तब फिर क्या होता। तो उसी दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास काफ़ी बनाए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और जो अनुमान है, यद्यपि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, इस तरह में अलग अलग तरह के बयान आते हैं इसमें, लेकिन एक सॉलिड अनुमान के हिसाब से हमारे पास 70-75 दिन का तेल है, जिसमें से कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जिनको डाइवर्ट नहीं कर सकते, जैसे डिफेंसेस के लिए हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिजर्व्स हैं, ट्रांसपोर्ट जो संचालन होता है, ट्रेन हैं या जो शिप्स हैं या एटीएफ वगैरह है, और जो बाकी तरह का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जो तेल यूज होता है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। इस तरह का करीब 50 दिन का बन जाता है, तो 25 दिन 30 दिन का हमारे पास इतना रिजर्व रहता है। उसके बाद ये हो गया एथेनॉल, फिर हो गया हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया है, दूसरी रणनीति हमारी ये होगी। तीसरा फिर है थर्मल पावर। थर्मल पावर का मुझे समझ में नहीं आया कि इधर ऑफ लेट देख रहे हैं कि काफ़ी, पता नहीं क्यों, कोई बहुत बड़ा प्लांट, ना तो उसकी कोई प्रोजेक्ट का कंसेप्चुलाइज किया गया, ना कहीं किसी का शिलान्यास हो रहा है। एक केवल पनकी में, एक इसमें कानपुर में एक बन रहा है, तो कानपुर से हमीरपुर रोड पे एक बहुत बड़ा 2000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भी शायद 8-10 साल पुराना हो गया है। जब मैं आईजी था कानपुर में, बहुत पहले की बात हो गई पुरानी, तब उसकी बात चल रही थी, शायद तभी शिलान्यास हुआ था उन दिनों। अभी शायद उससे मतलब क्रिटिकल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इधर बहुत बड़ा कोई थर्मल पावर का प्रोजेक्ट एनविसाज नहीं है, ना ही कुछ उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में कहीं दिख रहा है, जबकि ये भारत की ज़रूरत है और बहुत इजीली अवेलेबल हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे पास कोयले के भारी भंडार हैं, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कह सकते हैं हम, जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, अभी अनमाइंड है, माइनिंग की जा सकती है। इसमें एक इशू ये आता है कि एनवायरनमेंट वाले चिल्लाना है कि सब धुआं हो जाएगा, ये तो एनवायरनमेंट वाले ऐसे चिल्लाते रहते हैं। जब इनकी ग्रोथ हो रही थी यूरोप में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था वहाँ 18वीं 17वीं 19वीं सदी में, तो इन्होंने कहीं को भी इस बात की चिंता नहीं की कि ये एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन को समस्या है, लेकिन उससे बड़ी समस्या बिजली भी है। तो
ग्रोथ भी ज़रूरी है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब इनको जब इनका खुद का डेवलपमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, इन पे बहुत सारे विकल्प तैयार हो गए, तो इन्होंने एक नया सोचा और एनजीओज़ को फंडिंग करना और समस्या खड़ी करना हर बात पे कि साहब कोयला ठीक है, पोल्यूशन तो होगा लेकिन कहीं और बढ़ाइए, उसका वो समाधान निकालिए। जो उसके जो भट्टियाँ हैं, उन पे कुछ संसाधन कीजिए उसका, कुछ रिसर्च कीजिए, उनको बेटर बनाइए ताकि कम धुआँ निकले, कम हानिकारक वाला धुआँ निकले, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। इसी के साथ-साथ एक चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी, इससे कनेक्टेड है वो, जब पावर ज़्यादा होगी मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बिजली की उपलब्धता बढ़ाइए, बिजली की उपलब्धता वृद्धि कीजिए, डिफरेंट मीन्स उसके लिए अडॉप्ट कीजिए और बिजली की उपलब्धता बढ़ा के, उसकी सप्लाई बढ़ा के आप इंडक्शन कल्चर को बढ़ावा दीजिए। इंडक्शन कल्चर में जैसे अभी हुआ है ना, जब गैस के सिलेंडर मिलने थोड़ा दिक्कत हुई तो बहुत लोगों ने इंडक्शन खरीदा। तो जब यहाँ पे अब मजबूरी में खरीद सकते हैं तो हम इसको अपने आप ही स्वतः भी तो बढ़ावा दे सकते हैं। और खासकर जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में आप इसको इंडक्शन भी दीजिए गैस के सिलेंडर के साथ-साथ। गैस के सिलेंडर को थोड़ा स्पैनिंग कर दीजिए, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सवाल ये है कि जितनी हमें आवश्यकता है उतनी पूर्ति हम अपने सोर्सेज से कभी नहीं कर पाएँगे और हमेशा इम्पोर्ट पर या किसी दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो उस इम्पोर्ट को, डिपेंडेंस को क्यों ना कम कर लिया जाए फॉरएवर। तो आप उसका स्पैन बढ़ाइए सिलेंडर का और उसको इंडक्शन कल्चर को बढ़ावा दीजिए, उस पे सब्सिडी दीजिए उसको, जो उज्ज्वला वाले लाभार्थी हैं। बाकी जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनका भी ये सोच के करिए कि क्या-क्या इंडक्शन में इनको बेहतर हम कर सकते हैं। चौथी बात, 5वीं बात एक आती है, वो है हमारे पास जो कि बहुत ही सेफ मेथड है प्रोडक्शन का, वो है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। तो मतलब एटॉमिक पावर जो होती है, हमारे पास बहुत सारे प्लांट अभी हैं लेकिन उतना नहीं है जितना एक इतनी बड़ी कंट्री के लिए और जितना कि वेस्टर्न में है। अभी 2 से 3% हमारी टोटल जो बिजली प्रोडक्शन है उसका हमारा एटॉमिक है। लक्ष्य हमारा 10% का है। लंबा लक्ष्य है लेकिन इसको छोटा करना पड़ेगा। मतलब कम समय में प्राप्त होने वाला बनाना पड़ेगा और ये तेज़ी से काम करना पड़ेगा। यद्यपि सरकार की इसमें विलिंगनेस दिखी है। पिछला जो सेशन था शीतकालीन सत्र, उसमें इसमें एक एक्ट भी पास हुआ था और उसमें प्राइवेट, अब मैं एक्ट की डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्राइवेट उसमें कुछ इश्यू आए थे कि कुछ सुरक्षा से समझौता किया गया है और इस तरह की बातें आई थी, लेकिन वो विरोध करने वाले कुछ-कुछ विरोध करते ही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को उसमें थोड़ा-सा बढ़ावा दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा उसको फ्रेंडली बनाया गया है, पार्टिसिपेशन को। तो वो शायद उम्मीद है कि जो सिविल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का हम लोग कंट्रीब्यूशन ले सकेंगे और जो इन्वेस्टमेंट है, हेवी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, उसको करके प्रोडक्शन बढ़ा के अब बिजली की आपूर्ति बड़ी भी सुनिश्चित कर सकेंगे। हाइड्रो पावर एक हो सकता है इसमें सोर्स हमारा। हाइड्रो पावर का हमारे पास पानी है, नदियाँ हैं, नो डाउट बहुत सारा हमारा पानी बेकार चला जाता है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, वो सब समुद्र में चला जाता है वेस्ट। लेकिन उसकी लिमिटेशंस मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, वो थोड़ा-सा इश्यू रहता है क्योंकि जब डैम वगैरह बनते हैं तो एक तो उनका बहुत विरोध होता है और उसके बाद उसमें रीसेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है, विस्थापन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो विस्थापन होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें कष्ट होता है। एक इकोलॉजिकल बैलेंस का भी इश्यू आता है। इस तरह की तमाम स्टडी हैं कि बहुत ज़्यादा डैम्स, बड़े डैम्स खासकर बनाना वो थोड़ा-सा इकोलॉजिकली या जियोलॉजिकली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उससे फिर अर्थक्वेक का एक इशू और वो सारी बातें आती हैं। उसमें रिस्क भी है कि कई जगह से इतने सेंसिटिव, मतलब जैसे जो ज़ोन 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं अर्थक्वेक की जो सेंसिटिविटी होती है, उसमें 4 और 5 में कुछ बना दिए गए हैं। जैसे टेहरी वगैरह के डैम है, उसको लेकर बहुत चिंताएँ कभी-कभी व्यक्त की जाती हैं। तो उसके बारे में विचारणीय है, लेकिन छोटे डैम बना के हम इसका समाधान यहाँ से भी ले सकते हैं थोड़ा-सा। कुल मिला के ये है कि कैसे बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जाए। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा, इसके अलावा पानी और ये सब के अलावा एक रिन्यूएबल सोर्स और है हमारे पास, सोलर पावर। भरपूर धूप है हिंदुस्तान में, खासकर जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है। मतलब मैं तो समझता कि एमपी से नीचे का जो पूरा का पूरा जो पूरा पार्ट है, ये पूरा 12 में से 11 महीने, 10-11 महीने वहाँ कम से कम खूब भरपूर धूप रहती है। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कोशिश बहुत की जा रही है लगातार, सोलर पावर को बहुत प्रमोट किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। पीएम सूर्य घर योजना एक चलाई गई है जिसमें पर किलोवाट अच्छी खासी 38,000, मुझे याद आ रहा है शायद, इतनी सब्सिडी मिलती है। छोटे-छोटे हर घरों पे कुछ-कुछ उनकी प्रोडक्शन, जितना उनकी यूज़ है उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन होने लगे तो उससे माँग घटेगी और उपलब्धता बढ़ेगी। सब्सिडी की बात हो गई और इसको साथ-साथ प्रयोग हमारे चल रहे हैं। कुछ हाईवेज़ को सोलर पावर से लाइट करने की बात चल रही है, वो हो भी रहा है, दिख रहा है। इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है ताकि हमारे सोलर पावर का प्रोडक्शन बढ़े। और गुजरात वगैरह में तो बहुत बड़े-बड़े पार्क बनाए गए हैं, सोलर पार्क्स, लाखों स्क्वायर किलोमीटर बनाए गए। तो उससे उम्मीद है, अफ्रीका वगैरह बहुत अच्छा करते हैं। चाइना में देखिए, वहाँ धूप हमसे कम है लेकिन वो बहुत अच्छा जितना भी है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही
सबसे इनफैक्ट देखा है तो इफेक्टिव मींस ऑफ पावर सप्लाई जो मुझे लगता है खासकर इंडिया जैसे कंट्री में, भारत जैसे देश में, वो सोलर पावर है उनमें से एक उसमें ईवी की बात हम कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार, सब्सिडी भी दी जा रही है गवर्नमेंट सरकारों के द्वारा। अभी तो लगभग 3 लाख के आसपास ईवी का हमारा बिक्री है या प्रोडक्शन है, यूसेज है। इसको बढ़ा के हमारा लक्ष्य है 2030 तक 10% करने का। मुझे लगता है कि इसको और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा और 10 के बजाय ज़्यादा करना पड़ेगा, और खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर के तेल की खपत ज़्यादा है या पोल्यूशन की समस्या ज़्यादा है, वहाँ इसको और ज़्यादा इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। और जो प्रेजेंट क्राइसिस हुई है इसके परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में और ज़्यादा सोचा जाना चाहिए कि कैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इसके साथ साथ बैटरी का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ करें। फिर बैटरी के अलग इश्यूज़ आएँगे, उसमें फिर सेमीकंडक्टर का इश्यू आ जाएगा और जो कुछ और मिनरल्स होते हैं, उनका सारा इश्यू आएगा, लेकिन वो भी एड्रेस कर रहे हैं हम लोग। बैटरी का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर सेक्टर है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये एक मोटा-मोटा ढाँचा था। कोई भी डिस्कशन एक छोटी वीडियो में 12, 15, 18 मिनट की एग्ज़ॉस्टिव बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके और भी पहलू हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये था कि ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जो पॉज़िटिव हैं, जो सरकार के द्वारा की गई हैं, और जो ऐसे लोग जो चिंता में रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उनका समाधान है कि काम चल रहा है। थोड़ा-सा चीज़ें स्लो मूव करती हैं हमारे यहाँ, लेकिन चल रही है। अब मुझे उम्मीद है कि जब इस तरह की चीज़ सामने आई है, तो जो हमारे नीति नियंता हैं, उनको भी निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा सेंसिटिव वो होते हैं। उन्हें पता है, वो देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और कभी कोई इससे भी बड़ी क्राइसिस की तैयारी के लिए पर्याप्त कदम उठाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।